नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है और मैंने आपको बोला था कि ये जो पेटेंट का पार्ट है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, कहीं इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा था, राइट। मगर बचे हुए पार्ट को मैं बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ही कम समय के अंदर जो एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं उन्हीं एमसीक्यू को पॉइंट आउट करते हुए पढ़ाते रहूंगा, राइट। बहुत ही कम समय के अंदर ये आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज का जो सेशन है हमारा ये 6th वीडियो है। इसके पहले 5 आ चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। अगले 2 दिन में ये पूरा सेशन ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों, वो सभी वीडियो छोटे छोटे ही है, 10-15 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो हमारा ये आज का टॉपिक है आपका पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड एग्रीमेंट यानी बुडापेस्ट ट्रीटी। ये 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज हमें आज के सेशन में देखने हैं। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले यह समझ लीजिए, हमारा एक डिस्क्रिप्टिव बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव बैच जिनकी प्री निकलेगी, जिनको लगेगा कि हमारा अच्छा खासा स्कोर आने वाला है, ज्वाइन करने के लिए मत भूलिए। मैं खुद पढ़ा रहा हूं और लाइव पढ़ाऊंगा, राइट। कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्री के पहले ही ले रखे थे क्योंकि उतना ज्यादा समय बाद में नहीं मिलेगा, इसीलिए। ओके, तो आप मॉक सेशन देख लीजिए, डेमो सेशन देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेंस के आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। तो आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा नहीं करेंगे। तो चलिए, पेरिस कन्वेंशन आया कब था? 1883 में, मतलब वीपो के पहले। वीपो कब आया? 1967 में, टू रेगुलेट आईपीआर, राइट। इंटरनेशनली आईपीआर को रेगुलेट करने के लिए हम वीपो को लेके आए, मगर आया 1967 में। और ये पेरिस कन्वेंशन कब हुआ? तब हुआ जब वो चल रहा था 1883। क्लियर? मतलब वीपो के पहले आया। क्यों था पहले? देखो, वीपो बाद में आया, इंटरनेशनली आया। ये ज्यादा उस समय जितने कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो चुके थे उतने ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखो, उन्होंने क्या बोला था कि भाई काम तो चल ही रहा है, इनोवेशन बन रहे हैं, सब कुछ होते ही जा रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेरिस कन्वेंशन बनाया गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था? तो इसमें पेटेंट्स थे, ट्रेडमार्क थे, इंडस्ट्रियल डिजाइन थी। इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, सेपरेट वीडियो लेके आया था, उसमें सब बताया। पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है, फिर यूटिलिटी मॉडल मतलब छोटे से पेटेंट, स्मॉल स्केल वाले पेटेंट, फिर उसके बाद में सर्विसेज मार्क, ट्रेड नेम्स, राइट, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप उठाई गई थी, वो थी पेरिस कन्वेंशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किससे रिलेटेड है? तो ये पेटेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या चीजें हैं यहां लिखा हो? पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यूटिलिटी मॉडल, सर्विस मार्क, ट्रेड नेम्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट। इतना ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस है और हो सकता है कि मैक्सिमम। कब आया था? 1883। पेरिस कहां है? फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल। बस, दैट्स इट। फिर उसके बाद में बेन कन्वेंशन आया था, राइट। अब ये बेन कन्वेंशन कब आया? तो ये आया 1886 में। कब आया? 1886 में। किस चीज से रिलेटेड था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। बेन कन्वेंशन किससे रिलेटेड था? तो ये कॉपीराइट वर्क्स के साथ रिलेटेड है। आप ऑथर को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, किसमें? बेन कन्वेंशन के अंदर। किसको? ऑथर को। ओके, डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क एंड राइट ऑफ ऑथर्स। ऑथर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसके अंदर क्या क्या है? ऑथर्स है, म्यूजिशियन है, पोएट है, पेंटर्स है। क्लियर? सिनेमोग्राफी है क्या? नहीं है। फोटोग्राफी भी नहीं है, सिनेमोग्राफी भी नहीं है। क्या क्या है? ऑथर, म्यूजिशियन, पोएट एंड पेंटर। क्लियर? इतनी सारी चीजें इसमें है। अब ये 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल क्या है मैं अभी बताने ही वाला हूं आपको। कब आया ये? इंडिया कब इसका मेंबर बना? 1928, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। अंग्रेजों ने हमें बनाया होगा। क्लियर? हम स्वतंत्र होने के पहले ही इसका मेंबर बन चुके थे, राइट। आया कब था? 1886 में। अब जिन 3 प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये वाले वो प्रिंसिपल है।
प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कोई भी देश का, कोई भी, मैं इंडियन हूं, कोई अमेरिकन है, उसको मैं इंडिया के अंदर उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जैसे मैं किसी इंडियन को ट्रीट करता इस लॉ के अकॉर्डिंग, राइट? मतलब कॉपीराइट के जो प्रोटेक्शन है एक इंडियन के लिए और जो अमेरिकन है उसके लिए सेम होंगे, राइट? जो कंट्री इस एग्रीमेंट का हिस्सा है उनकी बात है, क्लियर? अमेरिका भी है, इंडिया भी है, तो इंडियन और अमेरिकन के लिए, दोनों के लिए प्रोटेक्शन सेम है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। सबको एक तरह की सेम ट्रीटमेंट मिले, नो डिस्क्रिमिनेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एक बार कंटेंट आ गया तो ऑटोमेटिकली ही रजिस्टर हो गया, ये समझ के चलिए, क्लियर है? मतलब कोई फॉर्मेलिटी करते बैठते कि नहीं मुझे रजिस्टर करना है, कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो कंसीडर किया जाएगा। कैसे कंसीडर किया जाएगा? ऑथर ने किताब लिखी, मार्केट में आ गए, फिर उसके बाद में उसके ऊपर बुक मिल बनाई किसी ने, सॉरी किताब लिखी, मार्केट में आ गई, फिर उसके ऊपर किसी ने सिनेमा बना लिया, राइट? तो ऑथर क्या बोलेगा? यार मेरे को कॉपी कर लिया उस सिनेमा के अंदर, क्लियर? कोर्ट में चला गया, कोर्ट में प्रूव हो गया कि किताब पहले आई थी, उसी के ऊपर सिनेमा बना, तो फिर आपको उस तरह से पैसे मिल जाएंगे, क्लियर? आगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि भी कोई अमेरिकन है, उसने कुछ काम किया है, क्लियर? इंडिया में उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, अब उसका जो इंडिया में प्रोटेक्शन मिल रहा है उसके ओरिजिनल कंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके ओरिजिनल कंट्री में उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा था उससे हमें मतलब है क्या? नहीं है, इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंस, क्लियर? हमें उसके ओरिजिनल कंट्री से कोई मतलब नहीं जहां उस काम का इन्वेंशन हुआ है। हाँ, अब किस केस में क्या हो सकता है कि इन्वेंशन के लिए आपको प्रोटेक्शन मिला 20 साल का, मिनिमम 10 साल का था, मिला कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, और जो ओरिजिनल कंट्री है ना उसने उसको सीज कर दिया, राइट? तो यहां उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, राइट? चलिए अब देखो मैड्रिड एग्रीमेंट, राइट? अब इसके अंदर दो चीजें, एक मैड्रिड एग्रीमेंट है और दूसरा मैड्रिड प्रोटोकॉल है, क्लियर? अब ये किसके लिए? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। दिक्कत होती क्या है दोस्तों कि हर कंट्री के लिए हम अलग अलग रजिस्टर नहीं कर सकते, तो क्या चाहते हैं कि इंटरनेशनली उसका एक्सेप्टेंस बना रहे। एक जगह मैंने रजिस्टर कर लिया तो सभी जगह, जैसे नाइकी का ब्रांड, उसका ट्रेडमार्क है कुछ इस तरह से, राइट? वो टिक करता है ना, तो उसका वो ट्रेडमार्क है, इंडिया में भी वही रहे, यूएस में भी वही रहे, नहीं तो यूएस में चले गए, नहीं 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 ये नाइकी वाला तो अदिदास को दे दिया, इससे क्लियर? हम चाहते क्या है कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बना हुआ है, सब जगह वो बेहतरीन उसी तरीके से रहे, राइट? जैसे इंडिया में उसको मिल रहा था उसी तरीके से यूएस में मिले, तो हर कंट्री में वो रजिस्टर करते जाएगा क्या? नहीं, वो वीपो के पास जाएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको वो रजिस्टर कर देगा। बाकी सभी कंट्रीज, 193 कंट्रीज है वीपो के मेंबर, वो सभी उनको अटैच है, वीपो सबको सेंट्रलाइज भेजेगा, राइट? ये नाइकी का ट्रेडमार्क है, ये इधर 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 सब कंट्रीज को फैला दिया, क्लियर? सब कंट्रीज में अब वो नाइकी का ट्रेडमार्क कहलाएगा, एक ही जगह रजिस्टर किया वीपो के साथ, इतना इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया ना भाई? नहीं तो हर कंट्री पर रजिस्टर करते बैठे, क्यों? इंडिया में कर लो भाई, पाकिस्तान वाले चोर है वो तो चुरा ही लेंगे, नहीं जरूरत नहीं है, वीपो को कर दिया, इंडिया भी उसी का मेंबर है, पाकिस्तान भी है, इधर भी है उधर भी आप ही का ट्रेडमार्क है, आ गया समझ में? क्लियर? अब इसके अंदर दो चीजें, एक वीपो सॉरी मैड्रिड एग्रीमेंट और दूसरा प्रोटोकॉल, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, राइट? मैड्रिड एग्रीमेंट पहले हुआ था, राइट? मैड्रिड एग्रीमेंट कब हुआ था? पहले हुआ था कब? 1891 में, और प्रोटोकॉल कब आया? 1989 में। एग्रीमेंट कब बना था? 1891 में, प्रोटोकॉल कब आया? 1989। और एग्रीमेंट के अंदर पहले देखो बहुत, मतलब 1891 में तब बहुत कम कंट्री इसका पार्ट हुआ करती थी, तो इसका स्कोप थोड़ा सा कम था, और आपको फाइल भी करना है, रजिस्टर भी करना है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में रजिस्टर करना पड़ता, क्लियर? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी एग्रीमेंट की वो कौन सी थी? फ्रेंच थी, और फ्रेंच लैंग्वेज में आपको इसको रजिस्टर करना था, क्लियर? फिर बाद में क्या हुआ?
प्रोटोकॉल आ गया। कब? 1989 में। तो उसको स्कोप थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया, राइट, बड़ा कर दिया स्कोप को, राइट, और फिर उसको मॉडर्नाइज किया गया। जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया है। क्लियर? मतलब थोड़ा सा और इजी बनाया गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और काफी लैंग्वेज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे कि इंग्लिश है, पहले फ्रेंच हुआ करती थी, अब इंग्लिश आ गई, फ्रेंच आ गई, स्पेनिश आ गई। क्लियर? तो लैंग्वेजेस को हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, इजी बनाया रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। ईस बोल सकते हैं ना हम, ईस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस तरह से उसको बनाया गया। अब देखो, फिर उसके बाद में आया बुडापेस्ट ट्रीटी। अब ये बुडापेस्ट ट्रीटी क्या है? बूढ़ा वाला पेस्ट। क्लियर? तो 1977 में आ गई। ये किसके लिए आ गई? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आ गई है, राइट। हम क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिपॉजिट करके रखते हैं। किस चीज के लिए? आगे जाके पेटेंट प्रोसीजर के लिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिपॉजिट करके रखा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिपॉजिट से रिलेटेड क्या है? आपकी बुडापेस्ट ट्रीटी है। यही इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अगेन मैं जाते जाते आपको यह बता दूं कि हमारी डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल की बैच चल रही है। उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप की लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक शेयर की है। आप उस ग्रुप के लिंक को शेयर कर सकते हो। प्री के बाद 2-3 दिन के बाद वैसे ही पता चलेगा आपको कि यार मेरा पेपर सही रहा या नहीं, प्री निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिर आप तुरंत ज्वाइन कर लेना। प्री के बाद टाइम पास नहीं करना है, तुरंत मेंस की तैयारी करनी है। क्लास 1 की पोस्ट है, अच्छी खासी तैयारी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।